Good morning, dear student. Welcome to the study solution point. I am Sharan Poonam here. So today we are going to start our lesson in 10th class geography resource and development. तो बच्चों आज हम हमारा जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है, संसाधन और विकास का जो टॉपिक है 10th क्लास में, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हम करेंगे रिसोर्सेज होते क्या है, संसाधन क्या है, व्हाट आर रिसोर्सेज. अगर आपने मतलब पहले भी आप ये इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं तो आपको ऑब्वियसली इसका पता होगा कि हमारी सराउंडिंग में जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे. तो रिसोर्सेज मतलब एवरीथिंग इन नेचर, मतलब हर वो चीज, everything in nature that satisfies our needs are known as resources. मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक वो वस्तु जो हमारे नेचर में है, हमारी प्रकृति में है, हमारे आसपास है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज. देखो रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिनकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू होती है और जो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होते हैं. टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल. एसेसेबल का मतलब क्या है कि इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीक होनी चाहिए. मतलब हम अपनी तकनीक का यूज करके क्या कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे प्रयोग योग्य क्या बना सकते हैं. तो इसका मतलब रिसोर्सेज वही होंगे जो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होंगे. अभी मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा मार्स है या जो मून है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है हम उनको टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो हम उन चीजों को रिसोर्स नहीं कहेंगे. रिसोर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम टेक्नोलॉजिकली एसेस कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं. सेकंड, अगर हम इसमें पॉइंट देखते हैं तो रिसोर्स वही होते हैं जो इकोनॉमिकली फिजिबल होते हैं. इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कोई भी रिसोर्स प्राप्त करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट क्या हम उस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो मतलब उसकी पूर्ति कर पाता है या नहीं कर पाता. मतलब हमारे पास इतने पूंजी है कि हम उन रिसोर्सेज को यूज कर सके, ठीक है. मतलब वो इकोनॉमिकली फीसेबल होनी चाहिए कि हमारे पास इतनी पूंजी होनी चाहिए ताकि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उन रिसोर्सेज को प्राप्त कर सके. टेक्नोलॉजिकली भी एसेसेबल है और इकोनॉमिकली भी फीसेबल अगर है तो ही हम उस चीज को रिसोर्स कहेंगे. और इसमें हमारी लास्ट चीज आती है, वो है ये कल्चरली जो है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. ठीक है, मतलब सांस्कृतिक तौर पर हम इसे क्या कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं. ये नहीं कि हमने मतलब बहुत सारे हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली हमने एक्सेसिबल कर लिया है, उसको हमने इकोनॉमिकली फीसेबल भी कर लिया है, मतलब हमारी आर्थिक कंडीशन भी ऐसी है कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, बट अगर हमारे जो समाज है, ठीक है, वो उसको अपनाता ही नहीं है तो हम ऐसी चीजों को रिसोर्स नहीं कह सकते. मतलब ये क्या होने चाहिए, और कल्चरली भी क्या होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए. फिर फर्दर आगे हम इसमें करेंगे तो ये हमारा हो गया वाटर रिसोर्स की संसाधन वो हर एक वस्तु है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है
तकनीकी रूप से जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारी आर्थिक कंडीशन ऐसी होती है जिसे हम क्या करते हैं, हमारे मतलब उसे यूज कर सकते हैं, हम उसमें पूंजी लगा सकते हैं और हमारा समाज जो है उन चीजों को अपनाता है, तो हम इन चीजों को क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। तो अभी आगे हम करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। देखो संसाधन मोस्टली अगर हम बात करते तो हमें दो ही प्रकार की बात करते हैं, एक है हमारा नेचुरल, ठीक है, और दूसरा हमारा है ह्यूमन। नेचुरल प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्रकृति से जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं हम उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। अभी यहाँ पे हमने ह्यूमन लिखा है, जो हम खुद ह्यूमन बीइंग्स है, स्वयं मानव भी एक क्या है, संसाधन है, क्योंकि मानव क्या करता है, मानव एक संसाधन क्यों है, इसके पीछे भी कारण है। देखो प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उसको यूटिलाइज कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, वी ह्यूमन बीइंग्स आर यूटिलाइजिंग इट। हम मानव जो है उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, उसको वैल्यूएबल बना रहे हैं, उसे मूल्यवान बना रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास हमारी नॉलेज है, हमारे पास हमारी स्किल्स है, तो हम इन चीजों का यूज करके इन संसाधनों को क्या बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं, मूल्यवान बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारा कौन है, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम स्वयं मानव ही जो है सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। अब ये हम करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में। देखो नेचुरल रिसोर्स मतलब जो प्रकृति की देन है, ठीक है ना, इसको हमने नहीं बनाया है, जो हमें कहाँ से मिल रही है, हमारे नेचर से मिल रही है, हमारी प्रकृति से मिल रही है। तो ये क्या, उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो स्वयं पनपती है, तो इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता। तो नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, किसमें, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। देखो रिन्यूएबल वर्ड से ही पता चल रहा है, री दोबारा, न्यू का मतलब क्या हो गया, नया, एबल का मतलब हो गया योग्य, तो पुनः नवीनीकरणीय योग्य संसाधन, मतलब जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसे हम नया बना सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। तो जो रिन्यूएबल है वो रिसोर्सेज जो जिसको हम रिन्यू करते हैं, तो ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है कंटिन्यूअस फ्लो, और दूसरा हमारा इसमें आ जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब क्या है, अभी देखो जो रिसोर्सेज है जिनका फ्लो कंटिन्यूअस चलता रहता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात यहाँ पे हो रही है, पुनः नवीनीकरणीय जो संसाधन है जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब जो लगातार बहाव में चलते हैं, जैसे कि हमारी एयर है, हवा है, वायु है, ठीक है। वायु का क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है। देखो हम कितनी मतलब हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, ठीक है, हम एयर को ब्रीथ करते हैं, श्वास लेते हैं, तो उससे क्या हमारे वातावरण की वायु समाप्त हो रही है, नहीं ना, वो कंटिन्यूअस फ्लो में क्या है, चलती जा रही है, तो हम उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, और वो किसके अंतर्गत आती है, कंटिन्यूअस फ्लो के अंतर्गत आती है। एयर हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे वाटर। अभी हम कहेंगे वाटर जो है ये भी एक कंटिन्यूअस फ्लो है, ये रिन्यूएबल कैसे है, वाटर जो है वो पानी है, जल है, वो नवीनीकरणीय संसाधन कैसे है। देखो ये नवीनीकरणीय कैसे है, क्योंकि आपने है वाटर जो साइकिल है उसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पानी जो है, जल है, उसका भी क्या होता है, चक्रण होता है। कैसे होता है, देखो पूरे दिन जो है सन की हीट जो है धरती पर गिरती है, जिसके कारण
जो वाटर होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वाष्प बनकर वातावरण में चला जाता है। बाद में जब वो कंडेंस होता है तो धीरे धीरे वो क्या फॉर्म करता है, बादल फॉर्म करता है, और उन्हीं बादलों के अंदर ये छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये बूंदें जो है हैवी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो ये क्या करती है, एज अ प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के रूप में धरती पर आती है। तो इस तरह से जैसे कि ये है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, हैवी ड्रॉपलेट्स होने के कारण ये एज अ रेनफॉल धरती पर आ रहा है। तो ये जो है, इसे हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वाटर साइकिल कहेंगे। और ये वाटर जो है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है, वाटर के बाद हमारा इसमें है एयर, वाटर हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस फ्लो। नेक्स्ट हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायो का मतलब क्या होता है, जैव, ठीक है ना, जैविक प्रक्रिया। अभी ये वो संसाधन होते हैं जिसमें जीवन होता है, और जो क्या होती है, जिसमें मतलब रिप्रोडक्शन होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से हमारे पास 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसे हम फ्लोरा एंड फैना भी कहते हैं, या फिर हम इसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन है इसमें हमारे पास, और क्या है, वाइल्ड लाइफ है। नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति, मतलब ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली क्या होती है, ग्रो होती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं होता है, मतलब हम नहीं उगाते उसे, वो क्या है, खुद प्रकृति के द्वारा उगती है। तो हम उसे क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। नेचुरल वेजिटेशन में हमारे जितने भी फॉरेस्ट है तो किस में आ जाते हैं, या ग्रासलैंड है, ये सारे किस में आ जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में आ जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति में आ जाते हैं। दूसरा है हमारा वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, मतलब ये वो वन्य जीवन है जो जंगलों में रहते हैं। तो इसमें रहने वाले जितने भी प्रजाति के पशु वगैरह है, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीनीकरणीय संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, जिसको हम नया नहीं बना सकते। मतलब एक बार ये यूज हो गए तो इसका मतलब ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिसाइक्लेबल भी होते हैं और नॉन रिसाइक्लेबल भी होते हैं। रिसाइक्लेबल, रिसाइकल करना, चक्रण करना, रिसाइकल मतलब जिसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। अभी देखो रिसाइक्लेबल में क्या आ जाते हैं, हमारे मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है ना, जितने भी हमारे मेटल्स है, मिनरल्स है, वो किस में आ जाते हैं, रिसाइकल में आ जाते हैं। मान लो कि अगर मेरे पास चांदी है, तो चांदी का हम अगर वो टूट फूट जाती है तो हम उसको दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं या उसकी फॉर्म को बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिसाइकल करना, मतलब एक ही वस्तु को हम क्या करते हैं, उसका रूप परिवर्तित करके उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। वो खराब हो जाती है तो भी हम उसे क्या करते हैं, फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिसाइकेबल कर सकते हैं। दूसरे हमारे आ जाते हैं यहाँ पे नॉन रिसाइक्लेबल। अभी नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अभी इसमें कौन से आते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास क्या क्या, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। आपने पढ़ा होगा जीवाश्म ईंधन के बारे में, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। और एक बार अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना, तो इस मतलब जो जीवों के जो अवशेष है उनसे बनते हैं ये, जैसे कि हमारा कोल है,
कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है जिसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो ये हमारा किस में आ जाता है? नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज में आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें? हमारे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, जिनका हम चक्रीकरण नहीं कर सकते, जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जिन्हें हम रिन्यू भी नहीं कर सकते। देखो मेटल्स बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये एक बार हमने मिनरल्स को निकाल लिया ना, तो ये एग्जॉस्ट ही हो गए, समझ लो। इनका हम यूज कर रहे हैं, इनका बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, कोयले को अगर हम जला देते तो उससे क्या बनती है? राख बनती है। राख का क्या हम रीयूज कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या है? पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को हम यूज कर रहे हैं, क्या निकल रही है? स्मोक निकल रही है। तो क्या स्मोक को हम रीयूज कर सकते हैं? नो। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है, ये तो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज से ही कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, मानव द्वारा निर्मित संसाधन जिसे हम कहते हैं। अभी देखो हम खुद ह्यूमन बीइंग्स जो है एक वाइटल रिसोर्सेज है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं होता धरती पे, तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको कोई भी यूज नहीं करता। अभी देखो जो पशु है हमारे, क्या वो हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं हमारी तरह? क्या वो जो है बर्तन वगैरह का यूज कर रहे हैं? देखो घर में बहुत सारी चीजें होती है, हमारे आसपास हमारी बुक्स है, हमारी स्टेशनरी है, ये सब क्या है? हमारे लिए रिसोर्सेज है। अभी यहाँ पे तुम्हारी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस चल रही है, तो ये क्या है? ये बोर्ड है, ये क्लास जो चल रही है, ये क्या है? रिसोर्सेज है। बिकॉज इट इज, ये तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रही है? नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। अभी मेरे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रही हूँ, ये भी मेरे लिए क्या है? रिसोर्सेज है। तो अभी इन रिसोर्सेज को वैल्यूएबल किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया है। अभी ह्यूमंस ने इन्हें वैल्यूएबल बनाया है, तो इन्होंने क्या सेटअप किया है? इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये उन रिसोर्सेज की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है ना? क्वालिटी गुणवत्ता, इसकी जो रिसोर्सेज में क्या गुण है, उसकी क्वालिटी है, वो कितनी क्वांटिटी में है, ये सारी चीजों का पता कौन लगाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स लगाते हैं। तभी हम उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो जो ह्यूमन है वो क्या करता है? हमारा जो एनवायरमेंट है, ठीक है, जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है? हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है या फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, साथ क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है ना? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और जिससे हम रिसोर्सेज को प्राप्त करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी है ह्यूमन बीइंग्स के पास, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट से हमें मिल रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूशन स्थापित कर रहा है। क्लियर? और इस तरह से ह्यूमन क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। ह्यूमन जो है एनवायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज है उनको टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल्स से प्राप्त करता है और उसके लिए वो इंस्टीट्यूशन सेटअप करता है। इस तरह से ये रिसोर्सेज का यूज करता है। तो ये जो रिसोर्सेज है इनका हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? हमारे डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज अगर हमें हमारा डेवलपमेंट करना है तो हमें रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी होता है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होता है। मतलब हमारा जो जीवन स्तर है उसमें क्या आ जाता है? सुधार आ जाता है, हमारे स्टेटस में सुधार आ जाता है। अभी ये तो हो गया हमारे टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड व्हाट आर रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का वर्गीकरण, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन
ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी देखो रिसोर्सेज को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम वो किस आधार पे क्लासिफाई करते हैं, ये करेंगे, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो रिसोर्सेज का जो वर्गीकरण है, वो क्लासिफिकेशन है, वो किसके आधार पर होता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उन रिसोर्सेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उस आधार पर हम देखते हैं कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अभी उत्पत्ति के आधार की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक, बायो मतलब जैव, जैविक, और अजैविक, दो तरह के संसाधन हो गए, जैविक और अजैविक। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अभी जैविक संसाधन क्या है, मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जीवन होता है, जिसमें लाइफ होती है। जैव हो गए ना, तो जैव का मतलब जिसमें जीवन है। क्लियर। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें क्या होती है, लाइफ होती है और जिसमें जीवन होता है, मतलब ये क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम उसे क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमन बीइंग्स आ गए, ठीक है, जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, तो जो भी क्रिएचर, प्लांट्स है, वेजिटेशन है, ये सब हमारे क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक मतलब अजैविक, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। अभी ये देखो, अबायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, ये क्या है, अबायोटिक है, नॉन लिविंग चीज है। बोर्ड है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या है, नॉन लिविंग एलिमेंट है। मतलब जितनी भी चीजें जो नॉन लिविंग है, जिसमें जीवन नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। इसके बाद जो है, ये तो हो गया हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेज है वो कितने टाइप के होते हैं। तो सेकंड हमारा यहाँ पे आ जाता है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। समाप्ति के आधार पर, ठीक है ना, समाप्त होने के आधार पर, मतलब जिसको हम एक बार यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिनको हम दोबारा से यूज नहीं करते। ठीक है ना। तो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है एग्जॉस्ट करना, वो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे या नहीं हो रहे। तो इस आधार पर हमें बताना है कि बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज किस टाइप के होते हैं, वो एग्जॉस्ट होते हैं या एग्जॉस्ट नहीं होते। अगर रिसोर्सेज, तो इस आधार पर हमारे जो रिसोर्सेज है वो टू टाइप्स के होते हैं, जो हम पहले भी करके आ गए हैं इसी में। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। ऑन द रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो जिनका नवीनीकरण कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनका नवीनीकरण ये नहीं किया जा सकता। रिन्यूएबल में हमने पढ़ा था कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, लाइक हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, सोलार एनर्जी हो गई हमारी, ठीक है ना, विंड एनर्जी हो गई,
तो ये हमारी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसमें हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, क्योंकि वो किससे बनती है, वाटर से ही फॉर्म होती है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, H2O, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को हम रिन्यू नहीं करते, जिनमें सारे फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट अगर हम इसमें थर्ड अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो वो है हमारा ऑन द बेस्ड ऑफ ओनरशिप। देखो ये सारे जितना भी अभी ये हो रहा है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत पूछा जाता है। व्हाट आर बायोटिक, व्हाट आर अबायोटिक रिसोर्सेज, या डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बुक है वो कैसा रिसोर्सेज है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड इसमें कैटेगरी है वो है ऑन द बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। ओनरशिप मतलब उसका स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है उस रिसोर्स का, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, संसाधन कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेस्ड ऑफ अगर ओनरशिप की हम बात करते हैं तो संसाधन हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन। देखो नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिगत, मतलब ये किसी एक विशेष व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होती है किसी विशेष व्यक्ति की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। मतलब अभी मेरे पास जो मेरी जमीन है या मेरा घर है वो किससे बिलोंग कर रहा है, मेरे से बिलोंग कर रहा है, तो वो मेरा रिसोर्स है, वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। इसी तरह से आपके पास जो भी चीज, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी लगा लो, वो आपकी है तो वो आपका रिसोर्सेज है, तो वो इंडिविजुअल है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। ये नहीं कि मेरा घर है तो कोई पड़ोसी आके कहेगा कि मैं रहूंगा भाई इसमें, नहीं, मेरा घर है तो मैं ही रहूंगी ना, ऑब्वियसली वो मेरे से बिलोंग कर रहा है। तो मेरी जितनी भी बिलोंगिंग्स है, हमारी खुद की स्वयं की जितनी बिलोंगिंग्स होती है, वो किस में आ जाती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाती है, व्यक्तिगत संसाधन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसका एग्जाम्पल तुम अपने आप से भी दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कम्युनिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज, ओके। कम्युनिटी पूरा समुदाय है, पूरी कम्युनिटी है, ठीक है, और उससे बिलोंग करते जो भी रिसोर्सेज है उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज कहेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारे एरिया में एक पंचायती जमीन होती है, ठीक है ना, एक मतलब एक गांव की एक जमीन है, ठीक है, एक ग्रेजिंग लैंड है जो गांव से बिलोंग करता है, पूरे गांव से बिलोंग करता है, उस गांव की जमीन है, पंचायती जमीन है, या जितने भी गांव के पार्क है या जो वेल्स वगैरह, कुएं वगैरह है, ठीक है ना, जो पूरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसपे किसी एक का अधिकार नहीं होता है, पूरी कम्युनिटी का, पूरे समाज का क्या होता है, पूरे समुदाय का जिसपे अधिकार होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज कहेंगे, सामुदायिक संसाधन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कम्युनिटी रिसोर्सेज। अभी इसके बाद जो हमारा इसमें आ जाता है वो आ जाता है कम्युनिटी रिसोर्सेज के बाद, वो है हमारा नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, नेशनल राष्ट्रीय संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिसके ऊपर उस राष्ट्र का अधिकार हो। अभी उस राष्ट्र का अधिकार कैसे होता है, देखो हमारे जो इंडिया है उसकी एक नेशनल बाउंड्री है ना, क्लियर। जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इसकी अपनी क्या है, एक राष्ट्रीय बाउंड्री है, क्लियर। ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, सॉरी, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मतलब जैसा भी है, हमारे जो राष्ट्रीय की, हमारे जो इंडिया की जो ये बाउंड्री है हमारी, ठीक है ना, जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्री है, जितनी भी हमारी राजनीतिक सीमा है, उसके अंतर्गत
आने वाले जितने भी संसाधन है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो हमारे वाटर रिसोर्सेज ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे कोल, पेट्रोलियम, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, या जितनी भी मेटल्स वगैरह हमें इससे मिल रही, जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ, मतलब जो हमारी राष्ट्र की राजनीतिक बाउंड्री के अंदर आ रहे, हमारी ये जो बॉर्डर है, सीमा है, उसके अंतर्गत जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्सेज। बट अगर हमारे किसी भी देश की बाउंड्री अगर कोई भी वाटर बॉडी से लग रही है, मतलब किसी भी समुद्र वगैरह से लगती है, तो यहाँ पे समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, ठीक है ना, जिसको हम 22.2 किलोमीटर कहते हैं। ओके, कितना है, 22.2 किलोमीटर जो ओशियनिक एरिया है, जो हमारा वाटर एरिया है, वो भी उस कंट्री के नेशनल रिसोर्स में आते हैं। मतलब हमारा जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, उसके आगे समुद्र में 22.2 किलोमीटर तक के एरिया जो है वो किस में आ जाएगा, हमारे भारत के संसाधन में ही आ जाएगा। वो हमारा राष्ट्रीय रिसोर्सेज है। वहाँ पे हम जो है फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी जो पर्सनल बोट्स वगैरह, हमारा जो पर्सनल जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे जितने भी इस वाटर एरिया में, ओशनिक एरिया में जितना भी रिसोर्स है, हम उसे क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ तक, 22.2 किलोमीटर एरिया तक। इतना ही होता है ये, जिसे हम 12 नॉटिकल माइल्स कहते हैं, 12 समुद्री मील, ठीक है ना। समुद्री जो मील होती है उसको हम किस में मापते हैं, नॉटिकल में मापते हैं। तो ये हमारा हो गया नेशनल रिसोर्सेज। इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ कैटेगरी का, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिसे हम कहते हैं। अभी ये देखो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। अभी यहाँ पे हमने नेशनल का कर लिया, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसपे किसी एक देश का कोई अधिकार नहीं होता। क्लियर, मतलब कोई एक देश, कोई एक इंडिविजुअल कंट्री उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है जो इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, और वो हमारी अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है उसे हम क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशन कहेंगे, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो हमारा यूएनओ है, ये क्या करता है, उन रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करता है, उसका मैनेजमेंट करता है। मतलब अभी ये देखो, हमारा जो एंटार्क्टिका है, ठीक है, एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो किसी भी देश का नेशनल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उस कॉन्टिनेंट पे कोई भी कंट्री नहीं है, ठीक है। वो किसी भी कंट्री के एरिया के अंडर में भी नहीं आता है, और वो बिल्कुल ही जो है बंजर है वो कॉन्टिनेंट। वहाँ पे कोई रहन सहन किसी का नहीं होता। बिकॉज क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे मतलब यार किससे ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। वहाँ पे 6 किलोमीटर डीप, मतलब 6 किलोमीटर गहरी, इतनी चौड़ी परत किसकी जमी हुई है, उसके ऊपर बर्फ की जमी हुई है। तो वहाँ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। अभी जो हमारा एंटार्क्टिका है वो किस में आ जाता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। अभी आपको पता ही है, वहाँ पे इंडिया ने भी अपने रिसर्च सेंटर स्थापित कर रखे। तो इंडिया ने कहाँ से मान्यता प्राप्त की, यूएनओ से, ठीक है। जैसे कि हमारा जो गंगोत्री है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो स्थापित किए हैं ये इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, तो वो किसकी मान्यता प्राप्त ली है, हमने यूएनओ की मान्यता प्राप्त से स्थापित किए हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में एक बात और होती है, जो किसी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स जो एरिया है उससे दूर होते हैं।
देखो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया तो हमारे देश में आ गया, उससे भी आगे 200 नॉटिकल माइल्स से आगे का जितना भी एरिया होता है वो किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा, जो किसी भी देश का जिसके ऊपर कोई अपना अधिकार नहीं होता। तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये हमारे रिसोर्सेज हो गए ऑन द बेस्ड ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट हमारा इसमें फोर्थ आ जाता है ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, मतलब उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट या ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो मतलब वो स्टेटस बता रहा है किसका, डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट उसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो विकास के आधार पर हम जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसका वर्गीकरण देखो कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वो हमारा है पोटेंशियल, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, संभव्य संसाधन, पोटेंशियल, संभव मतलब फ्यूचर में, मतलब हमारे ये संसाधन है। ठीक है ना, हमें पता है कुछ संसाधन है जिनका हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। विदाउट टेक्नोलॉजी हम रिसोर्सेज का यूज नहीं करते। ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी कब होती है, धीरे धीरे। देखो टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों साथ में चल रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजी में क्या आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज या संभाव्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे। देखो प्रेजेंट में, वर्तमान में जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, बट फ्यूचर में आने वाले समय में हम इसका यूज कर सकते हैं। और यूज तब करेंगे जब हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी। तो ये हमारे आ गए पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें हमारे जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज के बाद हमारे आ जाते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, हमें पता है रिसोर्सेज है जिनको हम प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं। अभी ये जो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं इनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जिनका विकास हो चुका है, जिनकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है, ये भी हमें पता है। ठीक है, इनकी क्वालिटी कैसी है, इनकी गुणवत्ता कैसी है, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक जो इनकी क्वांटिटी है उसका हमें पता है कि ये कितनी मात्रा में है और इनकी क्वालिटी कैसी है। मतलब हमें पूर्ण रूप से इनका पता है और हम इसे प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं। जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, जितने भी हमारे जीवाश्म ईंधन है, हमें पता है ये कितनी क्वांटिटी में, हमें कोल का पता है ये कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, हमें पेट्रोलियम का पता है, हमें नेचुरल गैस का पता है, और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम उसे यूज भी कर रहे हैं। तो हम इन रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित संसाधन हम इसे कहते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है स्टॉक, भंडार। क्लियर, स्टॉक। अभी आप घर में ही स्टॉक करके रखते हो या नहीं रखते हो, है ना। देखो जो किसान है, फार्मर है, वो क्या करते हैं, अभी वो खेती करते हैं तो खेत से जितना भी अनाज निकलता है तो उसमें से वो क्या करते हैं, कुछ अनाज को स्टॉक करके रखते हैं क्योंकि फ्यूचर में उसे उसकी नीड है। प्रेजेंट में चलो नहीं हो नीड, पर फ्यूचर में तो नीड पड़ेगी ना उसकी। तो स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं भंडार। मतलब ऐसे संसाधन जिसको हम प्रेजेंट में ना यूज करके जिनका हम यूज करेंगे फ्यूचर में, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। अभी देखो स्टॉक में जैसे हमारे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टॉक का थोड़ा सा अलग सा मीनिंग निकलता है इस भंडार में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है,
टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास बहुत भंडार है रिसोर्सेज का, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और आगे फ्यूचर में होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखो जैसे ओशनिक वाटर है, समुद्र का पानी है, वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, H2O बोलते हैं ना हम वाटर को, H2O मतलब H हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए और ऑक्सीजन का 1 हो गया, तो वहां से हम हाइड्रोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो पानी में मतलब समुद्र में अगर हम तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो हमें कई बार देखो उसमें ऑक्सीजन है, हमें ब्रीथ करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट हम ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, जॉइंट होता है। तो इस कारण से हमारे पास देखो ऑक्सीजन का भी भंडार है, हमारे पास हाइड्रोजन का भी भंडार है, जिसे हम हाइड्रोजन को तो हम एनर्जी रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकते हैं, इससे हम जो है एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा जो है इससे हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो ओशनिक वाटर है ये है स्टॉक किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बट हमारे पास प्रेजेंट में किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम इसे एसेस कर सके। तो ये हो गया हमारा स्टॉक, भंडार, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है रिजर्व, रिजर्व संरक्षित, ठीक है। यहाँ पे हमारा वो पॉइंट आता है, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्लियर, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमें पता है रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी का भी पता है, बट हम प्रेजेंट में उसे यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहेंगे कि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सके, क्लियर। मतलब प्रेजेंट टाइम में हम उसे यूज नहीं कर रहे, हमारे पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम उसे प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, उसे फ्यूचर में यूज करेंगे, मतलब हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, रिजर्व रिसोर्सेज कहेंगे, संरक्षित संसाधन कहेंगे, मतलब जिन संसाधनों को हमने संरक्षित करके रखा हुआ है, किसके लिए, फॉर फ्यूचर नीड्स के लिए, भविष्य में आने वाली हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे कंप्लीट। अभी नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।